तो हम आ गए हैं कीबोर्ड पर। अब हम समझते हैं सारे नोट्स को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से 2 रिक्वेस्ट हैं। एक तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। दूसरा, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो ये कीज़ हैं, ब्लैक कीज़ और वाइट कीज़, इनका जो पैटर्न है उनको हमने देखना है। तो अगर तो आप वाइट कीज़ के पैटर्न को देखो तो इसमें आपको कुछ भी डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा। ये सारी कीज़ जो है वो लगातार हैं, तो यहाँ से आपको कोई क्लू नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ब्लैक कीज़ को देखना है। तो जैसे मैं अभी कीबोर्ड पर आपको बता रहा हूँ, कीबोर्ड में मेनली 5 ऑक्टेव होते हैं, मतलब 61 कीज़ होती हैं। पियानो में 88 कीज़ होती हैं। हारमोनियम में 39 या फिर 42 कीज़ होती हैं। लेकिन जो कीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो सारा सेम रहता है, अगर आपने देखा हो ब्लैक कीज़ और वाइट कीज़ का। तो हमने क्या करना है, हमने पहले ब्लैक कीज़ को देखना है। तो ब्लैक कीज़ को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 ब्लैक कीज़ हैं और फिर यहाँ पे ये गैप है। उसके बाद फिर 3 ब्लैक कीज़ हैं, फिर यहाँ पे गैप है। उसके बाद फिर 2 ब्लैक कीज़, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, और ऐसे ही ये चलता रहता है। अगर पियानो में ज़्यादा कीज़ हैं तो वो भी सेम पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा और पीछे भी ऐसा ही है। तो सबसे पहले हम इंडियन नोट्स की बात करने वाले हैं। इंडियन नोट्स, तो इंडियन नोट्स में क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इंडियन म्यूजिक में कोई भी परमानेंट या फिक्स्ड सा नहीं है। अगर मैं कहूँ ये सा है, नहीं। अगर मैं कहूँ ये सा है, नहीं। ये है, नहीं। हर किसी का अपना इमेजिन किया हुआ सा रहता है। कीबोर्ड में कोई फिक्स्ड सा नहीं होता है। हर किसी का सा अलग है, उसका खुद का बनाया हुआ, खुद का इमेजिन किया हुआ। जिस स्केल पर वो अच्छा गा सकता है या फिर अच्छा बजा सकता है, उसी के अकॉर्डिंग उसने अपना सा बना लिया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो सी शार्प नोट है या फिर जिसको वो पहली काली या फिर पहला काला बोलते हैं कि ये सा होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लोग इसको सा मानकर गाते हैं या फिर बजाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये नोट उनका माँ बन जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं वीडियोस को देखकर। वो कह रहे हैं कि सर जिसको आप माँ कह रहे हो वो तो सा है, अगर किसी का सा ये है तो उसके लिए ये गा कोमल बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सारी बातें क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि इंडियन म्यूजिक में कोई भी परमानेंट या फिक्स्ड सा नहीं है। हर कोई अपना सा इमेजिन करता है अकॉर्डिंग टू हिज वॉइस, या फिर उसका गला कहाँ तक सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग, और बजाने वाला भी, क्योंकि उसने देखना है कि कौन से स्केल पर वो सीखा हुआ है और कौन से स्केल पर वो कन्वीनियंटली बजा सकता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए हम यहाँ पे मेनली नोट्स की बात करने वाले हैं, तो हम नोट्स को समझते हैं। तो आपने पैटर्न देख लिया, सेम पैटर्न है, 2 3 2 3 2 3। तो ये रेपिटेशन हो रही है, आप देख रहे हो ना, ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अगर हम पियानो की बात करें तो उसमें और ज्यादा कीज होती हैं, तो उसमें रेपिटेशन ज्यादा होगी। उसमें 7 ऑक्टेव होते हैं, 7.5, तो उसमें ज्यादा रेपिटेशन होगी। तो अब हमने ये देखना है कि जैसे मान लो ये नोट है, मैं इसको देख लेता हूँ, और सेम नोट, चाहे वो नेक्स्ट हो चाहे वो पहला, ठीक है, सेम नोट, मतलब आपने पैटर्न को फॉलो करना है। देखो 2 3 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, 2 ब्लैक कीज, 3 ब्लैक कीज, पीछे भी ऐसे चल रहा है। तो सेम पैटर्न वाली जो की हमने देखनी है, तो सेम पैटर्न वाली की नेक्स्ट कौन सी है, ये वाली है। तो जो ये की है, चाहे ये सा है, किसी और स्केल में ये रे हो सकता है या फिर गा हो सकता है, कुछ भी है, तो सेम की जो होगी वो सेम नोट होगा। मतलब चलो इसको हम सा मान लेते हैं, सी शार्प वैसे भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्केल है, तो आई थिंक ईजी रहेगा आप लोगों के लिए सीखना। तो अगर मान लो ये सा है तो ये भी सा है, ठीक है। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है डबल है। अगर हम टेक्निकली देखें, अगर हम इसको प्ले करेंगे और उसको, ठीक है, आप देख रहे हो कि इसकी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस नोट की फ्रीक्वेंसी से डबल है, तो इसलिए ये डिफरेंट साउंड कर रहा है, लेकिन ये वही नोट है। हाँ, ये नेक्स्ट ऑक्टेव का नोट है। ऑक्टेव के बारे में भी अगर आपको
नहीं पता है कि ऑक्टेव क्या होता है तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ नोट्स है, तो हम नोट्स को समझते हैं। तो पहली जो सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये देखना है कि जो सेम की है जितनी भी हैं वो नोट हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो ये होगी। पीछे अगर हम बात करें तो सेम की हमने देखनी है इसी पैटर्न में, तो ये है ये तो इनको सबको हम एक ही नाम देंगे। मान लो इसको हमने सा माना है तो ये सा ही रहेगा, ठीक है। अगर किसी और स्केल में ये रे है तो ये भी रे ही रहेगा। चलो अब हमने इसको, क्योंकि हमने इसको सा माना था तो हम इसी के अकॉर्डिंग देखते हैं और समझते हैं। अब हम कीज को काउंट कर लेते हैं पहले कि मान लो ये की है और ये की है, तो इन बिटवीन हमारे पास इतनी सारी कीज हैं ब्लैक और वाइट, उनको हम काउंट करते हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो इसका मतलब क्या है कि एक ऑक्टेव में हमारे पास टोटल 12 नोट्स या फिर 12 स्वर हैं। ये 13th नोट है, तो इसको, क्योंकि ये सेम नोट है, इसको हम काउंट नहीं कर रहे। हम 12 यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हम लोग यहाँ तक काउंट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास रह जाते हैं 12 नोट्स। ये और ये सेम नोट है तो इसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो ये नेक्स्ट ऑक्टेव का नोट है, तो वो नेक्स्ट ऑक्टेव में चला जाएगा, सिस्टम वहाँ पे भी सेम ही रहेगा, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास 12 नोट्स हैं, पहली बात। अब हम इंडियन म्यूजिक के अकॉर्डिंग पहले हम देखते हैं, बाद में वेस्टर्न म्यूजिक पे जाएंगे। तो इंडियन म्यूजिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, 12 में से हमारे पास जो 7 नोट्स को हम बोलते हैं शुद्ध स्वर। पहली बात आपने ध्यान रखनी है, 12 में से जो 7 नोट्स हैं वो हैं शुद्ध स्वर। उनके नाम कौन से हैं आप देख रहे हो स्क्रीन पर। चलो हम इसको बजा के भी देख लेते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। आप सबने ये ट्यून सुनी होगी। ये है हमारे पास 7 स्वर शुद्ध। अब हमने जो नंबर्स लिखे थे 1 से लेकर 12 तक, उसमें मैं अब ये शुद्ध स्वरों को लिख रहा हूं। तो आप लोग देखिए कि ये शुद्ध स्वर कहाँ पे होते हैं। तो अगर हम देखें, अगर हम इसको फर्स्ट नोट माने, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, पहली काली को हम सा मान रहे हैं, तो ये फर्स्ट नोट है। उसके बाद 3rd 5th 6th 8th 10th और 12th। तो नंबर से भी आप कोई भी स्केल बना सकते हो। 1st 3rd 5th 6th 8th 10th एंड 12th। ये है हमारे पास शुद्ध स्वरों की पोजीशन। तो ये एक तरीका है आपके पास। पहला तरीका कि आप इस तरह से शुद्ध स्वरों को याद रख सकते हैं, 1 3 5 6 8 10 और 12। उसके बाद 13 जो नोट है वो हमारा नेक्स्ट ऑक्टेव का नोट है। इसमें आप देख रहे हो कि 5th एंड 6th जो नोट्स है वो लगातार हैं, अदरवाइज हर नोट में एक एक का गैप है, एक एक नोट का गैप आप लोग देख रहे हो। तो आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि जो आपका 5th और 6th नोट है वो लगातार है, उसके बाद आपका हर नोट में एक एक का गैप है, और उसके बाद 12 के बाद भी आपका नेक्स्ट जो नोट है वो वहां पे भी कोई गैप नहीं है। तो नेक्स्ट के बाद 13 जो नोट है वो आपका नेक्स्ट ऑक्टेव का नोट आ जाएगा। तो ये थे हमारे शुद्ध स्वर। जो 7 शुद्ध स्वर हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर है 12 नोट्स में, वो हमने देख लिया। अब हमारे पास बच जाते हैं 5 स्वर और। तो जो 5 स्वर हमारे पास और बच गए उनको इंडियन म्यूजिक में विकृत स्वर कहा जाता है, उनको कहते हैं विकृत स्वर। अब हमने ये देखना है कि क्या वो विकृत जो स्वर हैं उनके नाम कुछ अलग हैं या फिर उनके क्या नाम हैं, उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनके साइन क्या हैं, तो वो सब हम लोग सीखेंगे। तो इन विकृत 5 स्वरों में जो 4 स्वर हैं वो हैं कोमल, उनको हम कहते हैं कोमल, और एक स्वर है वो है तीव्र। और जो 4 स्वर कोमल हैं उनके नाम हैं रे, गा, धा और नी, और जो तीव्र स्वर है वो है मा।
अब हम देखते हैं कि इनकी पोजीशन कहाँ पर है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमारे पास अब रे शुद्ध है और रे कोमल भी है, तो ये दोनों एक ही जगह पर होते हैं, तो ये दोनों लगातार होते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई अगर ये रे शुद्ध है तो रे कोमल यहाँ कहीं होगा, ऐसा नहीं है। या तो रे कोमल ये है या फिर ये है। अब हम देखते हैं कौन सा है। उसी तरह से हर नोट के बारे में वही चीज़ है कि अगर ये गा शुद्ध है तो गा कोमल या तो फिर ये है या फिर ये है, मतलब दोनों साथ में है, अलग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि वो है कहाँ पे। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो कोमल स्वर है, कोमल का नाम आपको ध्यान में रखना है कि जो कोमल स्वर है वो शुद्ध स्वर से पहले आता है हमेशा, और जो तीव्र स्वर है वो शुद्ध स्वर के बाद में आता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो मान लो हमने ये स्केल लिया था पहली काली, जिसको हम नॉर्मल इंडियन लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये था गा शुद्ध। तो अब हम अगर गा कोमल की बात करें, मैंने आपको बताया कि वो गा शुद्ध से पहले आएगा, ना के बाद में। तो गा शुद्ध से पहले एग्जैक्ट पहले कौन सा नोट है, ये, तो ये है गा कोमल। उसी तरह से ये रे शुद्ध है तो उससे पहले ये नोट आ रहा है, तो ये रे कोमल है। अब हम माँ का देख लेते हैं, सा रे गा माँ। तो माँ जो मैंने आपको बताया कि माँ तीव्र जो है वो शुद्ध स्वर के बाद में आता है, तो उसी तरह से हम देखते हैं कि जो माँ तीव्र है वो ये नोट है एग्जैक्ट माँ के बाद में। उसी तरह से धा और नी है, ये धा शुद्ध है और ये धा कोमल, ये नी शुद्ध है और ये नी कोमल है। तो बस आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो कोमल स्वर है वो शुद्ध स्वर से पहले आते हैं और जो तीव्र स्वर है वो शुद्ध स्वर के बाद में आता है। बिल्कुल भी कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है। अब मान लो कि किसी का स्केल ये है, ये उसका सा ये है, तो उसमें भी ये सेम नंबर्स काम करेंगे जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। आप काउंट करके भी बना सकते हो, कोई भी स्केल आप बना सकते हो, सीख सकते हो। 1 2 3, तो ये रे शुद्ध हो जाएगा। 4 5, बस आपने ध्यान रखना है कि किसी स्क्वायर को आपने, किसी नोट को आपने स्किप नहीं करना है। तो 1 2 3 5 6, सा रे गा मा। ठीक है, उसी तरह से आपको एक स्केल, आप कोई भी स्केल आप बना सकते हो। अब मान लो इसको सा बनाना चाहते हो तो उसी के अकॉर्डिंग वो चीज़ें सेट हो जाएंगी। और मान लो कि अब ये सा है, ठीक है, ये रे शुद्ध है, तो उसी तरह से ये रे कोमल हो जाएगा, सा रे गा। अब ये गा है, गा शुद्ध, तो गा शुद्ध से पहले कौन सा नोट है, ये, तो ये गा कोमल हो जाएगा। ये माँ है, माँ शुद्ध, तो माँ शुद्ध के बाद ये नोट है, ये माँ तीव्र हो जाएगा। इसी तरह से चीज़ें इंडियन म्यूजिक में काम करती हैं। आप किसी भी नोट को सा बना सकते हो। इंडियन म्यूजिक में कोई भी फिक्स्ड सा नहीं होता है कीबोर्ड में, वो आपको इमेजिन करना पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारी चीज़ें काम करती हैं, जैसा कि हमने अभी सीखा। तो इससे एक बात और क्लियर होती है कि जो हमारा सा और पा है ये एक एक ही है, ना तो सा दो हैं ना ही पा दो हैं, ये सिंगल सिंगल हैं। बाकी सारे स्वर दो दो हैं, रे भी दो हैं, गा भी दो हैं, मा भी दो हैं, धा भी दो हैं और नी भी दो हैं। तो 7 स्वरों में 2 स्वर ऐसे हैं, सा और पा, जो एक एक ही हैं, बाकी सारे स्वर दो दो हैं। और इंडियन म्यूजिक में सा और पा को अचल स्वर भी कहते हैं, इसी की वजह से कि ये अपनी जगह पर फिक्स्ड रहते हैं, इनका कोमल या फिर तीव्र नोट नहीं होता है। अब हम देखते हैं इनके साइन या फिर इनके सिंबल्स। तो जो कोमल स्वर हैं, कोमल स्वर के नीचे हम लोग डैश लगा देते हैं, जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। और जो तीव्र स्वर है हमारा मा तीव्र, उसके ऊपर ऐसे डंडी हम लोग लगा देते हैं, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इस तरह से इनको हम पहचान सकते हैं कि ये कोमल स्वर हैं, तीव्र स्वर हैं। अगर उनके ऊपर या नीचे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब वो शुद्ध स्वर है। तो इट इज़ वेरी इजी। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न नोट्स की। वेस्टर्न नोट्स की, तो जैसे इंडियन म्यूजिक में जो सा है पहला नोट है वो फिक्स नहीं है, लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में सारे नोट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं। कीबोर्ड में उनके नाम हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते।
सिस्टम सारा वही है, वही सिस्टम है, कुछ भी चेंज नहीं है। थोड़ा सा आपको इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा सा कुछ चीजें इसमें डिफरेंट हैं, लेकिन वैसे कुछ भी फर्क नहीं है। वही 12 नोट्स हैं, वही 7 इसके जो हमारे इंडियन म्यूजिक में शुद्ध स्वर हैं, वहां पर ये इनको नेचुरल नोट्स बोलते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने वहां पे सबसे पहला नोट हमने सीखा था सा। कहीं पे भी आपको कुछ भी सीखना है तो आपको सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो उसको याद रखना होता है कि वो हमने कहाँ रखा था। उसी तरह से हमने पहला नोट सा सीखा था। अब हम वेस्टर्न म्यूजिक का हम देखते हैं। पहले वही आपको पैटर्न देखना है, 2 3 2 3 2 3। तो जो ये 2 ब्लैक कीज हैं उसके लेफ्ट में जो व्हाइट की है इसको हम बोलते हैं सी। तो आप ये मान के चलो कि वेस्टर्न म्यूजिक का ये पहला नोट है। उसके बाद बहुत इजी है, आपको अभी ब्लैक कीज के बारे में नहीं सोचना है, अभी हम जस्ट व्हाइट कीज की बात करते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में। तो ये है सी, डी, ई, एफ, जी। सी से लेकर जी तक ये अल्फाबेटिकली जो हमारा ऑर्डर होता है उसमें है सी, डी, ई, एफ, जी। जी के बाद हमने देखना है कि अल्फाबेटिकली जी के बाद एच आता है, लेकिन यहाँ पे आएगा ए। यहाँ पर ये है ए, फिर बी और फिर सी, वही नोट आ गया। ये देखो आप, ये भी सी है, ये भी सी है। तो दोबारा बता रहा हूँ, सी, डी, ई, एफ, जी। जी तक अल्फाबेटिकली ऑर्डर में है, उसके बाद ए आएगा, एच नहीं आएगा, ए, बी और फिर सी। तो कई बार ये भी दिमाग में आ सकता है कि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्यों नहीं है। कई बार हम सोच सकते हैं कि अगर ये ए है तो यहाँ से भी इसको हम स्टार्ट कर सकते थे, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ऐसा दिमाग में आ सकता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है। अगर हम यहाँ से इसको प्ले करेंगे यहाँ तक, तो जो इंडियन म्यूजिक में हमारा जो शुद्ध स्वर है सारे गा मा पा, जो इंडियन म्यूजिक के शुद्ध स्वर है वही प्ले होंगे। आप इसको देखो, सारे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसलिए क्योंकि ये वेस्टर्न म्यूजिक का एक मेजर स्केल होता है। मेजर स्केल जो होता है वो बेसिक स्केल होता है, उसके बाद बाकी स्केल्स उसके बाद आते हैं। समझना थोड़ा इजी है इस तरीके से। तो व्हाइट कीज को आपने याद रखना है, सी, डी, ई, एफ, जी। जी तक ऑर्डर में है, उसके बाद ए, बी, फिर सी। मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग ब्लैक कीज की बात करते हैं। तो नॉर्मल भाषा में मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने इंडियन म्यूजिक में कोमल स्वर और तीव्र स्वर को सीखा। कोमल स्वर क्या है? शुद्ध स्वर के पहले आते हैं, और तीव्र स्वर क्या है? शुद्ध स्वर के बाद में आता है, जो एक ही है। तो वेस्टर्न म्यूजिक में ब्लैक नोट्स को बोला जाता है फ्लैट और शार्प नोट्स। तो आप ये मान सकते हो कि फ्लैट नोट को हम बोलते हैं कोमल स्वर, अगर हम इंडियन नोट्स के साथ इसको कंपेयर करें, और तीव्र स्वर को बोलते हैं शार्प नोट। लेकिन इंडियन म्यूजिक में क्या था कि 4 कोमल है और 1 तीव्र है, फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में क्या है, जैसे ये नोट है, ये सी है, ये डी है, ये नोट सी के बाद में आ रहा है, डी के पहले आ रहा है, तो इसको हम सी शार्प भी बोल सकते हैं। तीव्र अगर हम बात करें, तीव्र स्वर जो होता है वो शुद्ध स्वर के बाद में आता है, तो इसको हम सी शार्प भी बोल सकते हैं, या फिर इसको हम डी फ्लैट भी बोल सकते हैं। मतलब आइदर है, या फिर ये या फिर ये। ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सी शार्प है, ये डी, ऐसा नहीं है, ये आपके ऊपर है। इसको आप सी शार्प बोल लोगे तो भी ठीक है, डी फ्लैट बोल लोगे तो भी ठीक है। उसी तरह से डी है, ये डी शार्प बन जाएगा, या फिर ई फ्लैट। ई और एफ के बीच में कोई नोट नहीं है, एफ शार्प या फिर जी फ्लैट, जी शार्प, ए फ्लैट, ए शार्प या फिर बी फ्लैट। तो इस तरह से आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है। अब हम देख लेते हैं इनके साइन। तो ये है इनके साइन। सबसे पहले जो शार्प नोट का साइन है, वो जैसे हमारा हैश होता है साइन, उसको हम नोट के आगे लगा देते हैं। जैसे ये सी है तो सी के आगे शार्प लगा देंगे तो वो बन जाएगा सी शार्प। और अगर फ्लैट नोट की अगर बात करें, जैसे स्मॉल बी होता है, ऐसा साइन होता है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, तो ये है फ्लैट नोट का साइन। तो अगर हमने लिखना हो ई फ्लैट, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, ई फ्लैट, ठीक है। अगर हमने लिखना हो डी शार्प, तो हम उसको ऐसे लिखेंगे। तो इसको आप अकॉर्डिंगली, अपने अकॉर्डिंगली इसको
बोल सकते हो, सी शार्प, डी फ्लैट, टी शार्प, इस तरह से। नोट्स वही उसमें सारा सेम है। इंडियन म्यूजिक में 7 शुद्ध स्वर हैं, इसमें भी 7 ही स्वर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नेक्स्ट नोट आ गया है, नेक्स्ट ऑक्टेव का नोट आ गया है। तो इसको वेस्टर्न म्यूजिक में नेचुरल नोट्स बोलते हैं। तो ये नेचुरल नोट है और इनको शार्प या फिर फ्लैट। अब इसी स्केल पर इंडियन नोट्स को भी समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। मान लो हमने इसको सा मान लिया, तो वाइट नोट्स में हमारे सारे शुद्ध स्वर आ जाएंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा। वाइट नोट्स में हमारे सारे शुद्ध स्वर आ गए। अब उसके बाद हमारे पास जो ब्लैक नोट्स बच गए, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5, और ये हैं वही विकृत स्वर जिनकी बात हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए ये सा है, ये रे है, तो ये रे कोमल है, गा, गा कोमल, मा तीवर, पा, धा कोमल, नी कोमल। बस इंडियन म्यूजिक में क्या है, जो कोमल है वो कोमल ही है और जो तीव्र है वो तीव्र ही है। लेकिन वेस्टर्न म्यूजिक में हम फ्लैट भी बोल सकते हैं और शार्प भी बोल सकते हैं। इतना ही फर्क है जो आप लोगों को समझना है। तो ये है थ्योरी इंडियन नोट्स की और वेस्टर्न नोट्स की। तो मुझे लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, जैसे कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था तभी मैंने ये वीडियो बनाया है, तो आप मुझे फिर से कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, चीज़ें आपके लिए और इजी हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।